हेलो, वेलकम टू माय ऑर्बिट। तो अभी तक हमने एसएससी के 3 सेट डाल दिए हैं। ये हमारा चौथा सेट है। और जितने भी ऐसे क्वेश्चन होंगे, मतलब जो मोस्ट रिपीटेड हैं जीडी के पर्सपेक्टिव से, मैं उसको थोड़ा डीप बता के चलूँगा। लेकिन जो कोई क्वेश्चन में बहुत डीप कंसेप्ट यूज़ हो रहा हो, मैं कोशिश करूँगा कि उसकी सिर्फ मेथड या ट्रिक बता के आगे बढ़ूँ। जो चीज़ बहुत डीप है उसको अभी एक बारी में कवर नहीं कर सकते, उसके लिए प्रॉपर टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। क्योंकि क्यों ही फिर कोर्स बने हैं, सब ऐसे ही पढ़ाते थे। ठीक है, कुछ तो देखो बचेगा, क्योंकि सेट से सब कुछ कवर नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, 80% 70% चीज़ें कवर हो सकती हैं। बस उसके लिए ये होगा, आपको निरंतर बार बार यही सेट बार बार कर करके देखने पड़ेंगे, ताकि दिमाग में मेथड छप जाए। तो मैं अभी तक 3 सेट करा चुका हूँ, आपके लिए चौथा सेट है। और आपका काम सिर्फ इतना सा है, इन्हीं सेट्स को बार बार करना है। ठीक है, सेट 1, सेट 2, सेट 3, तीनों सेट जाके देखो, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि जो चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ वो मैं बार बार नहीं बताने वाला। क्योंकि इससे सिर्फ टाइम बर्बाद होगा किनका, जो लोग मेरे से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, जो अभी मेरे से देख रहे हैं, जो भी ये सेट 4 देखेगा उसका टाइम बर्बाद होगा। उन्होंने सेट 1, सेट 2, सेट 3 नहीं देखा है। तो मैं ऑनेस्टली कहूँ, मैंने एक आपको बताया था एक शॉर्ट्स में कि जिसने भी ये सारे सेट देख लिए मेरे पढ़ाए हुए, वो पेपर में जाके मार्क्स तो नहीं खाने वाला। क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ, तो मैं मेरे जो ऑफलाइन बच्चे हैं वो उनका मैंने रिजल्ट बढ़वाया है। कहीं वो एक बच्चा सिर्फ 7 क्वेश्चन करता था, आज वो 19 क्वेश्चन करता है, 20 क्वेश्चन करता है 20 में से। तो आई नो कैसे नंबर काटते हैं। आपको सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ, यही सेट बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ ये चीज़ ना, आपके लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि कौन सा सेट लगाना है। ये नाम लिख रहा हूँ मैं सेट का, इसीलिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर पहला, और मेरे एक स्टूडेंट ने कहा था मेरे से कि भैया हिंदी में डालो, और एक कमेंट भी आया था कि सर हिंदी में ही चाहिए। तो ये इसलिए ये सेट हिंदी में रहने वाले हैं। इंग्लिश वालों के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं, क्योंकि वो भी हिंदी तो जानते ही होंगे ना। ठीक है, तो पहला सवाल है। पहला सवाल बड़ा प्यारा है, सुंदर है। कह रहा है कि अगर 2.8 और 0.7 एक नंबर है, दो नंबर है, यह मध्य समानुपाती मध्य अनुपाती बताओ। देखो, मध्य ये अनुपाती के अंदर इन्हें बोलते हैं प्रोपोर्शन, इन्हें बोलते हैं प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन के बारे में आपको एक चीज़ जाननी है, जब भी दो अनुपात बराबर होते हैं, जब भी दो अनुपात बराबर होते हैं, तो उस बराबर को शो करने के लिए ये प्रोपोर्शन का साइन लगता है, ये प्रोपोर्शन का साइन होता है। इसका मतलब ये होता है कि दो अनुपात आपस में बराबर हैं, दो अनुपात आपस में बराबर हैं। और तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जाएगा ऊपर और ये जाएगा इधर। तो रिजल्ट क्या मिला कि ए इंटू डी सदैव बराबर होगा बी इंटू सी के। ठीक है, ये मिला मेरे को रिजल्ट। समझने की बात यह है, जब भी 4 नंबर प्रोपोर्शन में होंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमीज और प्रोडक्ट ऑफ मिड, जो मिड वाले होते हैं, इनका प्रोडक्ट और कोने वालों का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होगा। देखो, ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी। ठीक है, इसके अंदर 3 टॉपिक बनते हैं। पहला है मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी, मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी। तो इसका फॉर्मूला होता है, मीन को ही, ये मीन प्रोपोर्शन है ना, यही है मध्य अनुपाती। इसका फॉर्मूला होता है सीधा सीधा रूट ए इंटू बी। ठीक है, अगला सेकंड, अगला सवाल बनता है इससे थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी। तो इस थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब तीसरा नंबर, तो वो तीसरा नंबर क्या से निकलेगा, वो तीसरा नंबर निकलेगा बाद वाले का स्क्वायर अपॉन पहले वाला। ठीक है, तीसरा कोई बोलेगा फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ, फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ ए बी एंड सी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, बाद वाले दोनों की गुणा अपॉन में पहले वाला। ये फॉर्मूले हैं, ये आपके लिए फॉर्मूले, मैंने फॉर्मूले लिख दिए। ठीक है, इनसे घबराना नहीं है, इन्हें याद करना है। तो पहला सवाल क्या है, मध्य अनुपाती बताने हैं 2.8 का। फॉर्मूला सीधा सीधा सा है कि 2.8 इंटू 0.7। इसको मैं सॉल्व करूँगा 28/10 इंटू 7/10। ओके, अगर मैं 28 को 4 इंटू 7 लिख दूँ और ये 7 हो गया अपॉन 10 10 जा 100, तो 4 का क्या हो गया 2 अंडर रूट, और रूट 7 इंटू 7 का रूट क्या हो गया, 7 इंटू 7 का रूट हो गया 7 अपॉन 100 का 10 हो गया। तो 7 2 जा 14, 14/10 दैट इज़ 1.4 हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि मीन प्रोपोर्शन के लिए प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। 3 तरीके के प्रोपोर्शन होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले को बोलते हैं मध्य समानुपाती या मध्य अनुपाती, तीसरे को तृतीयक अनुपाती,
और चौथे को चतुर्थ अनुपाती या समानुपाती ऐसे बोलेगा। अगला सवाल कह रहा है ईंधन की कीमत 55%, 10%, 20% कम हो जाती है, लेकिन चौथे महीने में 65% बढ़ जाती है, तो बताओ ओवरऑल कितना है। जब भी ऐसा सवाल आए ना, सबसे पहली बात तो आपको फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। आपको फ्रैक्शन पता होनी चाहिए किसकी। देखो 55% है, अगर 5% 1/20 है, अगर 5% 1/20 है तो 55% कितना होगा, खुद बताओ। 11 गुना है तो 11/20, कम के लिए माइनस, ठीक है। 10% आपको पता होना चाहिए, 10% कितना होता है 1/10, तो 20% कितना हो जाएगा, 20% आपको पता होना चाहिए, ये होता है 1/5। और 65%, ध्यान से देखो 5% कितना होता है, 5% कितना है 1/20, तो 65% कितना होने वाला है आपके लिए, कितना गुना 13 टाइम्स, तो 13/20, ठीक है। अच्छा देखो 55% कम हो रहा था तो कम, 10% भी कम हो रहा था तो ये भी कम, 20% कम हो रहा था ये भी कम, लेकिन 65% से बढ़ रहा मतलब ये बढ़ गया। अब ऐसे सवालों को करना कैसे, ध्यान रखना, ऐसा सवाल जब भी आए ना कोशिश करना, अगर देखो परसेंटेज बहुत गड़बड़ वाली है तो वहाँ पे नंबर लेट करना पड़ता है। जब ऐसा सवाल कभी आएगा तब मैंने आपको सिर्फ कंडीशन बता दी, अगर परसेंटेज बहुत ऐसी है 12%, 18%, 22%, 24%, तो ऐसे में फ्रैक्शन कम यूज़ होती है। यहाँ पे हमारे को एक नंबर लेट करके कर सकते हैं, जैसे 100 मान लिया, 1000 मान लिया, 10,000 मान लिया, उससे कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसे नंबर हैं जिनका फ्रैक्शन हम बड़े आसानी से बना सकते हैं, तो उसको रेशियो से ही करना, ठीक है। देखो कोई वैल्यू पहले 55% से कम हो रही है, मतलब कोई चीज़ 20 थी, कोई चीज़ 20 थी, 11 कम हो गई, तो मतलब कह सकता हूँ 20 से वो वस्तु 9 हो गई। अच्छा 10% कम हो रही है, 10 से कोई वस्तु 9 हो गई। 20% कम हो रही है, 5 से कोई वस्तु 4 हो गई। और 65% कोई वस्तु 20 से 33 हो गई। ये आपका तरीका होगा, आपको इसको गुणा करना है। गुणा करने का तरीका सीधा सा है, आराम से 1 2 3, 3 जीरो तो ये आएंगे आएंगे साथ में, ठीक है। आराम से 5 दूनी 10, 10 एक कम 10, 10 दूनी 20, ये आपका आ गया 20,000। अच्छा ये कितना आएगा, 9 ने 81, 81 गुणा 4 कितना होगा, 81 गुणा 4 कितना होगा आपका, हो गया आती है 324। फिर इसकी 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 24 दूनी 72, 972। और फिर 11 से करेंगे क्योंकि 33 से 3 निकाला मैंने ये, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2, 7 और 2 9, 9 और 7 16 का 1, ठीक है। 9 और 7 16 का 1, 9 और 1 10, 10,692। तो कितने की कमी हुई, ध्यान से देखो कितने की कमी हुई, मतलब कोई वस्तु, कोई भी रुपया या मूल्य 20,000 था, 20,000 से कितना हो गया 10,692 हो गया, कितना कम हुआ। तो आपको साफ दिख रहा है कि 9,000, ये 9,500, 9,508 आई थिंक सो, या 9,408, 308, 9,308 इतना हुआ, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है 55, देखो ध्यान से देखो, इतने की कमी हुई, क्या ये 50% है, नहीं है, 50% तो हो नहीं सकता, और वो भी कमी हुई है, माइनस है, तो वृद्धि तो हो नहीं सकती, वृद्धि तो हो नहीं सकती। क्या 50% है, नहीं, 50% नहीं है, तो 50% नहीं हो सकता। आंसर सीधा सीधा कर लिया, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, सॉल्व करना पड़ता। कैसे करते सॉल्व, ये 9,308 को आप 20,000 लिखते और गुणा 100 करते, और ऐसे सब करते, ऐसे ही सब करते, ठीक है। लेकिन लेकिन ऑप्शन से उड़ा दिया, उड़ गया, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है एक पंखे का विक्रय मूल्य इतना है, मतलब 7,392, यदि लाभ प्रतिशत 132 है तो पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो डीएस सिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, डीएस लगा सकते हैं। देखो डीएस में क्या होता है, जो भी मेरे सवाल की इक्वेशन होगी, इक्वेशन में खासकर फ्रैक्शन होगा, मतलब P/Q की फॉर्म में होगा, ठीक है। उसमें जो भी डीएस मेरे सवाल इस इक्वेशन का है वही मेरे आंसर का भी होगा, वही डीएस मेरे आंसर का भी होगा। तो डीएस कैसे निकालते हैं, डीएस का मतलब होता है अंकों का योग, अंकों का योग, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, डीएस होगा मेरा अंकों का योग। अब अंकों का योग, 9 का मतलब होता है 0, बाकी जैसे हैं वैसे का वैसे ही। कब तक करना, जैसे मैंने बोला 7 71 का डीएस क्या आया, 7 और 1 8। मैंने बोला आपसे 192 आया, तो 9 का तो 0 हो गया, 2 और 1 3। मैंने बोला 2 1 2 1 2 5 जोड़ो,
2 और 3 4 5 6 7 8 8 5 13, लेकिन डीएस सिर्फ 13 नहीं है, 13 और 3 और 1 4 ऐसे आता है। वेट, ठीक है, इस तरीके से आपको डीएस लगाना पड़ता है। आगे, अब अगर फ्रैक्शन है, देखो फ्रैक्शन में कभी भी डीएस में, फ्रैक्शन में कभी भी नीचे नीचे 3 नहीं बनना चाहिए, 6 नहीं बनना चाहिए और 9 नहीं बनना चाहिए, ठीक है, ये नहीं बनने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ भी बने, ऊपर कुछ भी बने चलेगा, नीचे नहीं बनना चाहिए। अच्छा, नीचे अगर 3 बन गया तो, अगर सॉरी, अगर ये 3 6 9 बन गया तो सॉल्व करना पड़ता सवाल। अदरवाइज़ अगर 5 बना तो 5 को किससे गुणा करो, 5 को 2 से गुणा करो, क्योंकि नीचे डीएस 1 बनाना है। 2 है तो 5 से कर दो, ठीक है। अगर 4 है तो 7 से कर दो, 7 चौक 28, 2 और 8 10 हो गया, ठीक है। और 7 है तो 4 से कर दो, 2 और 8 है तो 8 से कर दो। ये डीएस के लिए नियम है। अब लगाते हैं तुम्हारे लिए। देखो, कोई भी मूल्य कह रहा है, मूल्य 7,092 है, यदि लाभ का इतने में बेचा है। अच्छा, एक बात बताओ, कोई चीज़ 32% प्रॉफिट पे बेच दी तो कितने परसेंट में बेच दिया? मैंने उसको 132% में बेच दिया, हाँ बेच दिया। मुझे क्रय मूल्य निकालना है 100%, बस परसेंट से परसेंट हटा देंगे। अब देखो डीएस तो लग नहीं रहा, लेकिन 3 के पहाड़े से कट रहा है, 3 के पहाड़े से काट दो। 3 के पहाड़े से 12 गया 4 पे, 12 गया 4 पे, 3 के पहाड़े से 72 गया 24 पे, बचा 1 19, 18 गया 6 पे, 4 ही है। अब देखो डीएस कितना आया, इसका 8 आया, इसका डीएस कितना आया 6, 4 10 और 16 का 7, 6 4 10, 10 और 6 16, 16 का अगेन 7 आ गया। मैंने क्या बताया था, जब भी 8 हो तो किससे गुणा करनी है, 8 से, तो ये भी 8 से और ये भी 8 से। 8 सत्ते 56, 56 का डीएस कितना आ गया, 5 5 10 11 का 2 आ गया। तो जिस भी ऑप्शन में मेरा डीएस 2 होगा वो मेरा आंसर होगा, ठीक है। ये कितना आ गया, 8 आ गया, ये कितना आ गया, 11 का 2 आ गया, ये 0 आ गया क्योंकि 9 बन रहा है, 8 4 12 का 3 आ गया। तो मेरा ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं, आंसर है ये, ठीक है। डीएस लगाना सिखा दिया मैंने आपको। मेरा सवाल नंबर तीसरा था, वो दूसरा था इससे पिछला। कह रहा है 8% वार्षिक दर। देखो, जब भी ध्यान रखना, साधारण ब्याज आए ना, आप उसको नॉर्मल परसेंटेज, मतलब SI इज लाइक अ नॉर्मल परसेंटेज चैप्टर, ठीक है। इसको इसकी तरह लो। मैंने बोला कि आपने 10% ब्याज लगाया 1 साल के लिए, तो आप सिर्फ 10% ही ब्याज लगा, 10% ही ब्याज लगा। लेकिन मैंने बोला आपने 10% ब्याज तो लगाया, लेकिन 2 साल के लिए, तो आप ब्याज उतना ही लगेगा दोनों साल। तो 2 साल में कितना लगेगा, 20%। मैंने बोला 8% ब्याज है 8 सालों के लिए, तो आप करोगे 64% लगेगा ब्याज। तो ये आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि नॉर्मल परसेंटेज की तरह ही वर्क करता है। कह रहा है 8% 4 सालों में, तो कितना हो गया, 32% ब्याज लगेगा। कोई मूलधन पर साधारण ब्याज 824 है, इसका मतलब जो ब्याज लगा है वो 824 है, तो वो कितना आएगा, ये 32% ही तो हुआ। मुझसे बोला मूलधन बताओ, मूलधन बताओ 100%। अगेन डीएस लगाते हैं, 3 और परसेंट से परसेंट गया, 3 और 2 5, ठीक है। 8 और 6 14, 14 का 5, ठीक है। मैंने क्या बताया था, अगर नीचे 5 हो तो किससे गुणा कर दो, 2 से कर दो, इधर भी 2 से कर दो, तो ये तो नीचे तो 1 बन गया, नीचे 1 ही बनाना होता है, तो 5 दूनी 10 का 1, तो मतलब मेरा आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। किस डीएस का ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है, देखो आराम से गिनो, 5 और 5 10 का 1, सारे सबका डीएस सेम है, नहीं सबका डीएस सेम नहीं है। 7 और 7 14, 14 और 7 21 का 3, 7 और 2 9, 5 और 3 8, 7 और 2 9 5 और 6, डीएस 6, डीएस 8 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 1 वाला आंसर खत्म। इस तरीके से सवाल मिलेगा और टूटेगा भी ऐसे ही, ठीक है। कह रहा है मदार केतन तुषार का औसत वजन 45 है, मतलब मदार केतन और तुषार इन सबका औसत वजन 45 है। तो अगर औसत वजन 45 है, औसत कैसे निकलता है, एवरेज निकालने के लिए आपको टोटल को नंबर से भाग करना पड़ता है। अगर मुझे टोटल निकालना हो तो नंबर की गुणा करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है, तभी तो जाएगा टोटल। तो इसका मतलब टोटल क्या आएगा, 3 45 दिया 135,
ठीक है। फिर क्वेश्चन ने बोला है कि मदार और केतन का औसत वजन, मदार और केतन का औसत वजन 43 है, तो टोटल क्या हो गया 43 दूनी, 43 दूनी कितना होगा 40 80 86। इसका मतलब मदार और केतन अगर 86 हैं तो ये कितना होगा, क्या नाम है, तुषार। तो 135 में से 86 का कितना होगा 35, 35 और 14, 35 और 14 आपका हो गया 56 में भी, वेट 35 और 14 49 56, हाँ 56, नहीं एक सेकंड मैंने ज़रा आपको गलत ऐड कर दिया। 135 में से 86 गया तो 15 में से 6 गया 9, 49, 49 आई थिंक। मैंने गलत कर दिया, 42 गिना ही नहीं था, ठीक है। ये आ गया आपका 49। आगे क्या कह रहा है, तुषार, केतन और तुषार। अब केतन और तुषार, केतन और तुषार का औसत वजन कितना है बता रहा है 48, तो 48 दूनी 96। अगर ये 49 है तो ये कितना हो गया, तो देखो ये 96 था, ये 49 है, तो 96 में से 49 गया कितना बचा, 96 में से 49 गया कितना बचा, तो 50 होता तो 46 बचता, 47। ईजी, ज़्यादा टफ नहीं था, बस आपको पता होना चाहिए कि एवरेज कैसे निकलता है। ठीक है, अगला सवाल देखो, लगातार 2 क्रमांक, देखो अगर बोले कि आपको A% कोई वैल्यू घट गई और B% से कोई वैल्यू घट गई, घटने का मतलब ये डिस्काउंट, डिस्काउंट छूट दे दी गई, तो कुल छूट कितनी होगी, कुल छूट कितनी होगी, तो हमेशा ध्यान रखना A + B - AB/100, कुल छूट इतने % होती है, कुल छूट इतने % होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा पहले केस में कह रहा है 20% की 2 क्रमागत छूट दे दी, 20% की 2 क्रमागत छूट दे दी, तो पहले केस में कितना छूट मिली, तो सर उसे मिली 20 + 20 - 20 × 20/100, तो कितना आ गया 20 और 20 40, और ये कितना हो गया 4, आपका आ गया 36%, ठीक है। फिर दूसरे केस में उसे कह रहा है कि 30% और 10% की छूट दी गई, दूसरे केस में 30% और 10% की छूट दी गई, तो 30 और 20 का कितना आ गया 30 + 10 - 30 × 10/100, तो ये हो गया 40, 40 में से 3 गया, आपका 37% की छूट दी गई, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने ध्यान से देखो, क्वेश्चन वाला निम्नलिखित योजनाओं में से अंकित मूल्य वाली पुस्तक के विक्रय मूल्य में क्या अंतर होगा, तो अंतर कितना आएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे एक 36% का छूट, यहाँ पे 37% का छूट, छूट कितनी ले लिया 1% का अंतर है, तो 1% का अंतर आएगा, तो 1% का अंतर आएगा 1500 का 1% कितना आएगा जी 15, आपका आंसर 15, ख़त्म। बस आपको सवाल पढ़ना था, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए था कि फॉर्मूला लगता है ये, बहुत ही आसान है, ये आप करोगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, ये आपके लिए सवाल है। ईजी है, देखो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि LCM × HCF हमेशा बराबर होता है 2 संख्याओं के प्रोडक्ट के। कह रहा है LCM 168 है, दूसरी संख्या 14 है, एक संख्या अगर 42 है तो दूसरी क्या होगी, तो हमें घबराना नहीं है, मानसिक संतुलन ठीक होना चाहिए हमारा। ये क्वेश्चन मार्क पूछा है, तो 14 × 42, 3 से 15 गया 5, 18 गया 6, 56, अरे यार सॉरी 56, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो कि 26, 8, 11, 13 से विभाज्य है, एक बात बताओ, कह रहा वो संख्या 26 से भी भाग होनी चाहिए, 8 से भी भाग होनी चाहिए, 11 से भी और 13 से भी, तो खुद सोचो ऐसी कौन सी संख्या है। सबसे पहले तो आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, तो मैं आपको अभी 8 का बताता हूँ, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। तो 8 से जानने के लिए पहले आप ये सीखो कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, रूल ऑफ 2, ठीक है। आपको ये 3 रूल पता होने चाहिए। 2 के लिए क्या होता है,
लास्ट वन डिजिट 2 से डिवाइड होनी चाहिए, 2 से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। 4 के लिए लास्ट टू डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4। 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए था। तो ऐसा नंबर जो 8 से डिवाइड हो रहा होगा, तो देखो ऑप्शन कितने हैं मेरे पास, 1082 1082 1201, ठीक है। अगला है 1126 और है 1144। 082 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 201 बिल्कुल नहीं हो रहा, ऑड है। 126 हो रहा है, ध्यान से देखो। 126 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, करके देख लो। नहीं तो 126 8 से करोगे, 8 से 8 गया, एक बारी बचा 46, होता ही नहीं डिवाइड, तो ये भी नहीं हो रहा। आंसर मिल गया। ऐसे ही हो मिल जाते हैं सवाल, ठीक है। ऐसे ही करना होता है पेपर में भी, आपको बस लूप होल ढूंढना होता है। पहली बात तो आपको देखो, इसमें ऐसे भी कर सकते थे आप, देखो ध्यान से। 8 और 26 से भाग हो रहा है तो और तो हो नहीं सकता। 26 8 से होने के लिए आखिरी के 3 अंक, ये भी नहीं हो रहा 8 से भाग, ठीक है। और जिसको 13 का पता है तो अच्छी बात, जिसको 11 का पता है वो 11 लगा सकता है। 11 से भाग हो रहा है मतलब पेयर बन रहे होंगे, तो 11 से यही भाग मिल रहा है और कोई मिल ही नहीं रहा। ये 11 और फिर 22 गया, 4 बच रहा है। ईजी, ज़्यादा सोचना नहीं था। जब भी ऐसा क्वेश्चन मैं कई बार बता चुका हूँ, ये तो जितने भी मेरा सेट 1 सेट 2 सेट 3 देखा हो उसको पता होगा कैसे करते हैं। एल्डर बड़ा बेटा बटा छोटा बेटा, ठीक है। रेट कितनी है, 8%। 8% कितना होता है, 2/25, तो ये हो गया 27/25, ठीक है। कितना टाइम के लिए है, 13 और 12 और 13 मतलब 1 साल के लिए। बड़ा बेटा पहचानना है, जो भी कम समय के लिए पैसा यूज़ करता है वो बड़ा बेटा होता है। पीयूष और मनोज को 12 साल बाद और 13 वर्ष बाद, तो पीयूष है बड़ा और मनोज है छोटा, क्योंकि पीयूष को 12 साल बाद पैसा मिल रहा है, कम समय के लिए पैसा यूज़ कर पा रहा है वो। और तो मतलब पीयूष के पास 27 रुपये हैं, तो मनोज के पास 25 रुपये, कुल मिला के इनको 52 रुपये मिल रहे हैं। सवाल के हिसाब से ये 1612 हैं। तो कितना हो गया, 52 एकम 52, 52 दूनी 52 तिया, तो 52 तिया कितना होगा आपका, ये 156 का 3 और 52 का 31, तो एक का मान 31 रुपये। पूछा किसका है, पीयूष, 27 का मान पूछा है। 27 से भाग हो रहा है कोई नंबर, मतलब पीयूष की अगर वैल्यू पूछेगा तो 27 गुणा 31। पहली बात तो आखिरी अंक 7 एकम 7 होना चाहिए, तो ये ख़त्म ये ख़त्म। दूसरी चीज़, वो 9 से भाग होना चाहिए, तो 9 से भाग होने के लिए 9 से भाग का नियम पता होना चाहिए आपको, कि सम ऑफ डिजिट्स, ये सब आपको नोट्स बनाने हैं साथ साथ। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिवाइड बाय 9। ये आपको पता है, जो रूल ऑफ 9 लिखो यहाँ पे, रूल ऑफ 9, ठीक है। तो सम ऑफ डिजिट किससे भाग होनी चाहिए, 9 से भाग होनी चाहिए। अब करो आराम से भाग, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन तो मैंने काट दिए थे, बचे ये दोनों। तो 9 से भाग होने के लिए अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए, ठीक है। करते हैं। 8 और तुम्हारा 7 7 7 7 या 21 नहीं, फिर 9 9 और 2 11, हाँ ये हो रहा है, तो आपका आंसर यही है। इस तरीके से देखो, पेपर में दिमाग बिल्कुल बेसिक नहीं लगाना है बैठ के, वो जो बेसिक लगाएगा वो पक्का पेपर छोड़ के आएगा, उसका तो सिलेक्शन होना ही नहीं, ठीक है। सवाल नंबर 11 कह रहा है 20 पुरुष 30 महिलाएं और 50 लड़के एक कार्य को एक दिन में पूरा कर सकते हैं। एक कार्य को एक दिन में पूरा कर सकते, या देखो जब भी, एक तो मैं जरा इसको इंग्लिश में देखूँ, और ये जब भी या आएगा ना सवाल में, तो आपको ध्यान रखना है कि ये 20 आदमी 30 महिलाएं और ये 50 लड़के, इनका ना क्षमता बराबर है, और इनका अनुपात निकाल लो। इनकी अनुपात निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अनुपात निकालने को कुछ मत करो, पहले तो 0 0 0 कटाओ, ठीक है। 0 0 0 काटते ही, अब अगर मैन निकालना है, मैन निकालने के लिए इन दोनों की गुणा करो, 5 दिया 15। वुमेन निकालना है, वुमेन निकालने के लिए इन दोनों की गुणा करो, तो 5 दूनी 10। और बॉयज़ निकालना है तो इन दोनों की गुणा करो, 3 दूनी 6। ये आ गया इनकी क्षमता, ये आ गई इनकी क्षमता।
क्वेश्चन ने क्या कहा था, देखो कभी भी मुझे टोटल वर्क निकालना होता है ना, कुल कार्य कितना किया है, तो मेरे को हमेशा एफिशिएंसी क्षमता को दिनों से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्षमता कितनी है जी, एक आदमी एक दिन में 15 काम कर रहा है, तो 20 आदमी मिल के एक दिन में 15 के हिसाब से कितने दिन में काम कर दे रहे हैं, एक दिन में। तो 15 दूनी 30, 300 काम आ गया, काम पता लग गया। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है यदि पुरुष पहले दिन एक कार्य को करते हैं, अरे नहीं, कह रहा है 2 पुरुष और 5 लड़के एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, 6 महिलाएं सभी दिन कार्य करते हैं। इसका मतलब 2 पुरुष 2 मेल 6 औरतों के साथ, 2 पुरुष 6 महिलाएं और 5 बॉय 6 महिलाएं, ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो काम कर रहे हैं, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो पहले देखो, पहले दिन आदमी काम करने आया, फिर एक दिन लड़के काम करने आए, तो कितना काम करा होगा, लगाओ क्षमता से। तो ये 300 काम करने आए हैं, तो हर 2 दिन में ये चल रहा है सिनेरियो। तो 15 दूनी 30 और 6 36, 30 और 36 कितना हो गया, 30 और 36 कितना हो गया, 66। तो मतलब पहले दिन 66 काम हो गया। दूसरे दिन 5 लड़के काम आए, 5 6 30, वेट, क्वेश्चन में मैंने गड़बड़ी कर दी, ये मैंने, लड़के 2 थे, तो 15 दूनी 30 काम इन्होंने किया, और लड़कियां कितनी हैं, 6 6 6 60, ये हो गया, तो ये हो गया 90 काम। ऐसे ही 60 काम इन्होंने किया, और 5 6 30, 30 काम, 90 काम इन्होंने किया। ठीक है, तो कितना काम हो गया सर, ये सर काम हो गया 2 दिन में 180 काम। तो 2 दिन में 180, ऐसे ही अगले 2 दिन, फिर एक दिन ये आएगा, फिर अगले दिन लड़के आएंगे, तो फिर 180 काम हो जाएगा। लेकिन ये तो 300 दिन काम पूरा मतलब पार हो गया, 360 दिन हो गया काम। तो मैं क्या करूँगा, इनको ही काम कराऊंगा सिर्फ। कितना काम हो गया, 900 काम, 90 ये तो हो गया 270 काम हो गया। अब इस बचा हुआ ये जो लड़के आएंगे अगले दिन, कौन, ये 5 लड़के और 6 औरतें, इनकी क्षमता कितनी है, 90। लेकिन काम कितना कराना है, सिर्फ शेष 30। तो 30/90 कितना आया सर, 30/90 आया 1/3। मतलब 3 दिन तो काम करा ही दिया साथ में, 3 दिन तो काम करा ही दिया साथ में 1/3, तो 3 सहित 1/3। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया हो थोड़ा सा तसल्ली करो, क्योंकि टाइम एंड वर्क में एक 1 शॉट लेके आऊँगा, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जब 5% वार्षिक ब्याज पर 3 वर्षों के लिए चक्रवर्ती साधारण ब्याज का अंतर है, ईजी है, मैंने आपको बताया था। अगर A% की रेट हो, A% की रेट हो, तो रेट होती है 3A.3A² ये रेट बनती है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता रखा है, नहीं बताया तो बता देता हूँ। अगर A% रेट है तो टोटल CI ये लगेगा। और जिसमें से अगर मैं आपको थोड़ा सा और डीप बताऊँ, ये पूरी रेट क्या है, ये है आपका CI, ये जो है ये है आपका SI। तो ये जो पॉइंट के बाद वाला एरिया है ना, ये वाला, ये आपका हमेशा CI माइनस SI का अंतर आएगा। तो 5% रेट, 5% रेट है, 5% रेट है, तो निकाल देते हैं ये अंतर वाला। तो 5 दिया 15, तो 5 का क्यूब 125, एक हासिल, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 दिया 75 और एक 76। तो मेरा इतना परसेंट मेरा टोटल CI माइनस SI का रेट आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला है सर, 244 मेरा 0.7625% है, मुझे क्या निकालना है, मूलधन निकालना 100%। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, परसेंट हटाऊंगा तो परसेंट से परसेंट गया, परसेंट हटाऊंगा वो 4 जीरो लग जाएगी, लगा देते हैं। 144, 244 क्या 3 के पहाड़े से कट रहा है, 3 के पहाड़े से नहीं कट रहा है, 5 के पहाड़े से काट देते हैं। 75 कितने पे गया, 75 गया 5 के पहाड़े से 15 पे, 125 5 के पहाड़े से 25 पे, 1525, ये 5 के पहाड़े से 20 पे, फिर 5 के पहाड़े से काट देते हैं ये 4 पे, ये 5 के पहाड़े से 15 गया 3 पे, और 25 गया 5 पे, फिर 5 के पहाड़े से काट देते हैं, 5 के पहाड़े से 6 पे, और ये 1 पे, ये 5 के पहाड़े से कितने पे कट रहा है, 2000। ठीक है, 61 से सीधा सीधा 4 पे जा रहा है, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32,000 आंसर आ गया आपका। कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, और DS भी लग जाता है इसमें, आप DS लगाना, मैंने आपको सिखाया, आप DS लगाना इसमें।
आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करना है। देखो इतना इजी सवाल नहीं कराए जाते कि आपके लिए होते हैं, बस आपको बोर्ड मास पता होना चाहिए। एक यात्री, कहाँ है सवाल, इंग्लिश में पढ़ेंगे। मनोज शहर ए से बी की यात्रा करता है। मनोज अपनी कार से गति को 1/5 से चलाता है और वह 36 मिनट देर से पहुंचता है। यदि ज्ञात कीजिए यदि मनोज सामान्य गति चलता है तो शहर की, अरे देखो आपको पता होना चाहिए जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, डी इज़ कांस्टेंट मतलब स्थिर, डी इज़ फिक्स, ठीक है, डिस्टेंस फिक्स होता है। तो स्पीड और टाइम के बीच में एक रिलेशन होता है। अगर आप ज़्यादा तेज़ स्पीड से चलोगे तो टाइम भी कम लोगे, स्पीड तेज़ तो टाइम कम, तो बस मिल गया रिलेशन। जो भी स्पीड का अनुपात होगा वही टाइम का उल्टा होगा। तो इस सवाल में जो स्पीड है, कह रहा है स्पीड 1/5 से चलाता है, मतलब 5 था तो 1 से चला रहा है, तो टाइम 1 लगना चाहिए था तो अब 5 लगेगा। इसका मतलब कितनी देर से पहुंच रहा है, 4 देर से पहुंच रहा है, मतलब 4 समय ज़्यादा लग रहा है तो देर पहुंच रहा है। तो 4 का मान 36 मिनट है, 4 का मान 36 मिनट है, 1 का मान 9 मिनट है। तो इस मतलब ये यूजुअल टाइम था, 1 में पहुंचना चाहिए था, 5 में पहुंच रहा है, 4 ज़्यादा समय ले रहा है, 1 का मान 9 मिनट तो 1 का मान 9 मिनट। ईजी, टफ नहीं है, ईजी है सब कुछ। एक आदमी 78 किलोमीटर घंटा से कोलकाता से अहमदाबाद और इसी मार्ग से इतना औसत वाला एवरेज स्पीड का क्वेश्चन मैंने कराया था। एवरेज स्पीड का क्वेश्चन मैंने करा रखा है। जब भी दो स्पीड दे रखी हो तो फॉर्मूला होता है 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। मैं आपके सामने इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये आपको करना है। दोनों स्पीड कितनी है, 78 91, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 8 9 और 1 16 169। ये आपका काम है इसको सॉल्व करना। हालांकि ये कुछ बहुत इजी सवाल है, कर देते हैं चलो तुम्हारे लिए। 13 के पहाड़ से 13 पंचे 65, 13 6 ये 13 पे गया, 13 से ये 7 पे गया, तो 7 12 12 7 84 ख़त्म। ठीक है, ठीक है, ये मैंने काटा 7 पे और ये 6 पे, सबकी गुणा हो गई। अगला सवाल कह रहा है, एक विश्वविद्यालय में 500 संख्याएं सदस्य केवल पुरुषों में 60% महिलाएं, महिलाओं की औसत ऊंचाई 162 है। देखो अब जिसको औसत आता होगा वो समझ जाएगा, नहीं तो बहुत इजी सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जब भी परसेंटेज से खेलना हो, औसत में परसेंटेज से खेलना हो तो एक्चुअल डाटा का कोई रोल नहीं होता है। तो आदमी, महिलाएं, वुमेन और मेल, ठीक है, इन दोनों को जोड़ के मिलता है टोटल गाँव बनेगा। ठीक है, अगर 60% महिलाएं हैं, 60% कितना होता है सर, 60% होता है 3/5। तो अगर 5 अगर पूरा गांव है तो 3 औरतें तो 2 आदमी हो गए। कह रहा है महिलाओं की औसत ऊंचाई 162 है, महिलाओं की औसत ऊंचाई 162 है, ठीक है, और पुरुषों की औसत 168 है, तो पूरे गाँव का क्या होगा, पूरे गांव का क्या होगा। देखो औसत हमेशा दो डाटाओं के बीच में चलता है, दो डाटाओं के बीच में मैटर करता है, इसमें ही होगा। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और इससे बाहर भी नहीं जाएगा, ख़त्म। औसत हमेशा दो डाटाओं के बीच में चलता है। मैंने बोला आप 3 लोग हो, सबसे हाईएस्ट लो सबसे लोएस्ट लो, उसके बीच में ही कहीं लाई करेगा, तो 168 से पार नहीं जाएगा औसत, और 162 से पीछे नहीं जाना चाहिए। औसत कभी भी निकाल लो, अब डाटा के बीच में रहेगा। कौन से डाटा के बीच में, जो भी आपको गिवन है हाईएस्ट और लोएस्ट उसके बीच में, ठीक है। हालांकि निकालना सिखा देता हूँ, चलो ये निकालना सीख लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा कभी भी केस आ जाए ना कि आपको टुकड़ों में औसत दे रखा है, टोटल निकालना हो, तो आप क्या करो, वहाँ पे एक बीच में संख्या मान लो 165। मैंने माना कि मेरे हिसाब से मेरा 165 औसत है। औसत का मतलब होता है सबको बराबर बनाना, औसत का मतलब होता है सबको बराबर बनाना, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, ईजी है, बस समझना ध्यान से। औसत का मतलब सबको बराबर बनाना, तो बराबर बना देते हैं। अगर 165 पूरा गांव लेके आता तो ये कितना कम लेके आई हैं औरतें, औरतें 3 कम लेके आई हैं। हर एक औरत 3 कम लेके आई तो सारी की सारी 9 कम लेके आएंगी। अच्छा, आदमी आदमी 3 फालतू लेके आए हैं, आदमी 3 फालतू, लेकिन हर एक आदमी 3 फालतू लाया, ऐसे कितने आदमी हैं, 2 आदमी हैं, तो कितना फालतू, 6 फालतू। अगर 6 फालतू है, 9 कम है, तो कुल मिला के ये लोग 3 की कमी लेके आए हैं। अभी मैंने बताया था जो भी औसत का मतलब सबको बराबर बनाना, मतलब जो भी कम ज़्यादा होगा वो सब में बटेगा। तो 3 की कमी है, सब में बटेगी। लोग कितने थे, 5, तो 3/5 कितना होता है सर, 3/5 होता है 0.6, कमी का मतलब माइनस, तो इसमें से 0.6 माइनस कर देंगे, तो 0.6 माइनस करेंगे तो सर 164.4 आएगा, ठीक है। इस तरीके से सवाल लाना होता है। ये आपका कहाँ क्वेश्चन है कि x का 2% इतना है तो x कितना होगा, पक्का 2% मतलब 1/50 से मल्टीप्लाई कर दो।
एक घन की भुजा 3 गुना हो जाती है तो उसका आयतन में कितना होगा? जब भी भुजा भुजा देखो, जब भी साइड ऑफ क्यूब का अगर अनुपात ए अनुपात बी है तो वॉल्यूम, ध्यान रखना वॉल्यूम हमेशा ए क्यूब अनुपात बी क्यूब होगा। ठीक है, तो साइड कह रहा है भुजा 3 गुना कर दी जाए, भुजा 3 गुना 1 से 3 कर दी जाए तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम 1 से 9 हो जाएगा। तो कह रहा है कितना गुना हो जाएगी? तो सॉरी, 1 से 27 हो जाएगा। तो कितना गुना हो जाएगी? 27 गुना। ईजी। ये आपके लिए होमवर्क है, अभी मैंने सिखाया था बस। हाँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, कर लोगे। नहीं होगा तो मैं करा दूंगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी ज़्यादा, लेकिन आप कर लोगे। हाँ, ये भी आपके लिए इजी है, ये मैंने करा रखा है पहले से। अगर आपको नहीं, ये सवाल नहीं आता है तो आप ये कर सकते हो, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के अपने लेक्चर डाल रखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो तीनों देख लेना। वो ये सवाल बड़े प्यार से बन जाएंगे। ऐसे सवाल मोस्टली जो बेसिक सवाल हैं वो बन जाएंगे। तो कह रहा है 152 कुर्सियाँ बेची एक सचिन ने और उसे 52 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो हमेशा इसमें प्रॉफिट लिखा कितना है? 52 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो जिस पे डिपेंड हो उसी को मान लो 1 रुपये। तो मैंने 1 रुपये के हिसाब से 52 रुपये का प्रॉफिट किया। ठीक है, अच्छा कितनी कुर्सियाँ बेची? 152। तो मैंने अगर 152 कुर्सियाँ बेची 1 रुपये के हिसाब से तो 152 रुपये में बेची होंगी। तो बताओ सीपी कितना रहा होगा? तो सीपी कितना रहा होगा? 152 में से 52 गया 100, 152 में से 52 गया 100। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है? सर 52 का प्रॉफिट कमाया 100 पर, तो 52% ही आ गया। ईजी। ठीक है, तो ये तो हमारा जीडी का सेट था। और सेट 1, सेट 2, सेट 3 और ये अब सेट 4 भी डल जाएगा। तो पढ़ जरूर लेना, कर लोगे। मैं अब भी बोल रहा हूँ हो जाएगा एग्ज़ाम। अभी पोस्टपोन्ड होगा, तो डेट ही नहीं आई है। जब डेट आएगी तब की तब देखना। लेकिन अभी के लिए डेली सेट करो, डेली करो सेट। मतलब एक सेट जो मैं करा रहा हूँ वो करो, एक सेट अपने तरफ से कोई भी दूसरा करो। ठीक है, आपको अपने अंदर ये पता लगेगा जो मैं सर पढ़ा रहे हैं वो हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, मैं कैच कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सवाल की ट्रिक पकड़ पा रहा हूँ नहीं पकड़ पा रहा हूँ, टाइप पकड़ पा रहा हूँ नहीं पकड़ पा रहा हूँ। ये सब चीज़ें आपको आएंगी धीरे धीरे। ठीक है, तो स्टे ट्यून, बने रहना। ऐसे ही और भी सेट आने वाले हैं। और सब्सक्राइब करते बिल्कुल, बस थोड़ा सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सपोर्ट, ताकि मेरे को एक मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।